हमें हमारा कमानाधिकारी द्वारा यह आदेश तथा सूचना मिली हुई है कि विलेज तिरपाल के सरपंच के घर पर 7 टेररिस्ट छुप के बैठे हुए हैं। उन टेररिस्ट को ढूंढ निकालना या बर्बाद करने की जिम्मेदारी यूएडीआर घातक प्लाटून को दी गई है। क्या आप जानते हैं आतंकवादियों के दिलों में आतंक कौन पैदा करता है? जो ये टेररिस्ट है ये चंद सेकंड के लिए नजर आते हैं और ये भीड़ में मिल जाते हैं, ये छुप जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा मेन मुद्दा है वो है शूट टू किल। अगर 2 सेकंड के लिए भी टेररिस्ट नजर आता है तो उसको ऐसी गोली लगनी चाहिए कि वो मर जाए। शांति अमन के दुश्मन किससे थर थर कांपते हैं? ये फौज की वो टुकड़ी है जो कि स्पेशली ट्रेन की जाती है ताकि मिलिटेंट को यहाँ से खदेड़ा जा सके। किनके चेहरे में आतंकवादियों को यमराज नजर आते हैं? हम चलती हुई कंडीशन में फायर कर रहे हैं। हम उसी को ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम 100% उसको अचीव करें और टारगेट को न्यूट्रलाइज करें। कोई भी पहाड़ हो वो कितना भी ऊंचा दिखाई दे, लेकिन जब हम उसकी हाइट पे होते हैं तो वो हमारे पैरों के नीचे होता है। ये वो हैं जिन्होंने 28 सालों में 12,000 आतंकियों को परलोक की सैर कराई। यहाँ पे जो हम ऑपरेट करते हैं वो एकदम अलग है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जैसे कि इसमें AK-47 हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। कई बार परिस्थिति आती है कि हमको लेफ्ट शोल्डर से फायर करना पड़ता है, कई बार राइट शोल्डर से फायर करना पड़ता है, कई बार हमारे ऊपर से फायर चल रहा होता है, कई बार दाएं बाएं से फायर चल रहा होता है। ये वो हैं जो आतंक नष्ट करने के मिशन पर कभी फेल ही नहीं हुए। ये हैं राष्ट्रीय राइफल्स। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हमारे लिए वो फ्लैग इंपॉर्टेंट होता है। हम उस फ्लैग के लिए लड़ते हैं, उसकी इज्जत के लिए लड़ते हैं। मेरी बेशक पेरेंट यूनिट कोई भी हो, लेकिन अगर मैं फर्स्ट RR में हूँ तो मैं अपना पूरा दिलो जान से फर्स्ट RR के लिए काम करूँ। तो हमारी एक्चुअली लड़ाई होती है वो आमने सामने की होती है। यहाँ की लड़ाई है पता नहीं दाहिने से बाएं से किस प्रकार की हो जाती है। खतरा तो है सर, पर दिल में एक जज्बा है। अगर आप देखो, अगर मैं इस कमरे के अंदर अनभिज्ञ घुस जाऊं तो अगर ऊपर कोई बैठा है तो वो ऊपर से फायर भी कर सकता है। अगर आप पीछे देखो अपने तो एक स्टेयरकेस है, इस स्टेयरकेस के बीच में भी टेररिस्ट छुपा हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। जो हमने ध्वज फैला रखा है उसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा जितना मर्जी रिस्क हो। सिर पर प्रलय, नेत्र में मस्ती, मुट्ठी में मनचाही, लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हूं एक सिपाही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज कोर बैटल स्कूल के जरिए हम आपको ऐसे योद्धाओं की कहानी सुनाएंगे जो आतंक का काल हैं। 6 अशोक चक्र, 34 कीर्ति चक्र, 221 शौर्य चक्र, 1508 सेना मेडल और ये सब कुछ 28 सालों में। कुछ ऐसा है राष्ट्रीय राइफल्स का रुतबा, कुछ ऐसी है राष्ट्रीय राइफल्स की वीरता। किसी भी सेना का प्रथम दायित्व है युद्ध लड़ना, लेकिन जब आतंक के लगातार विकराल होते रूप से टक्कर लेने की आवश्यकता हुई तो सेना ने किरदार बदला। यूं तो सेना की हर टुकड़ी अब आतंक से लोहा लेती है, लेकिन जिनका जन्म ही आतंक की मौत के लिए हुआ वो है राष्ट्रीय राइफल्स। 90 के दशक में जब JNK में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा फैल गई थी तो उस टाइम का ये सोच विचार था कि आर्मी को मिलिटेंसी में ना इन्वॉल्व करके उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात रहने दें और मिलिटेंसी के लिए एक अलग फोर्स का गठन किया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंसी लड़े और आर्मी इसमें इन्वॉल्व ना हो।
अपने गठन के 8 साल के भीतर ही इनके पास भारतीय सेना में सबसे अधिक वीरता पुरस्कार हो गए। यहाँ हंगप्पन दादा की वीरता के अद्भुत किस्से हैं, तो मुकुंद वरदराजन की दिलेरी भी। रणवीर सिंह तोमर, जोजन थॉमस, नीरज कुमार सिंह, वीरता निरंतर है, किस्से अंतहीन है। आतंक के नाश का बीड़ा उठाकर ये मतवाले बेखौफ मौत से टक्कर लेते हैं। सेना के अलग अलग रेजिमेंट से अफसर और जवान राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल होते हैं। किसी को डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है तो कोई खुद ये तैनाती चुनता है। मेरा ये आरआर के अंदर सेकंड टर्नओवर है और पहला टर्नओवर जो मेरा रहा है वो सितंबर 2015 से नवंबर 2017 का रहा है और दूसरी बार मैं आरआर के अंदर वॉलंटियर पोस्टिंग आया हूँ। राष्ट्रीय राइफल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो एक जगह पे रहती है, हालांकि नॉर्मल रेजिमेंट की तरह उसका 2-2.5 साल में ट्रांसफ़र नहीं होता। इस एक जगह में रहने की वजह से उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनका लोकल्स के साथ सपोर्ट और उनका जो उस इलाके की जान पहचान है उनको बहुत अच्छी है। तो बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस और उस इलाके की टेरेन की जान पहचान होने की वजह से कंबाइंड विद इनकी राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग, ये टेररिस्ट का खात्मा करते हैं। 1997 में तीसरी पैरा में कमीशन हुए हंगप्पन दादा को 2008 में असम रेजिमेंट में स्थानांतरित किया गया। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स में जाने की इच्छा जताई। 35वीं राष्ट्रीय राइफल्स में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में थी, जब शमशाबारी की पहाड़ियों में उनकी टीम को आतंकियों की आहट मिली। भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। घंटों बीतते गए। जब हंगप्पन दादा को यह महसूस हुआ कि शाम ढलने को है और आतंकी अंधेरे की आड़ लेकर भाग सकते हैं, तब उन्होंने धावा बोल दिया। दो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। तीसरे से गुत्थम गुत्था की लड़ाई छिड़ी, लेकिन इसी दौरान एक छिपे हुए चौथे आतंकी ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने तीसरे आतंकी की तो जान ले ही ली, चौथे को भी घायल कर दिया। राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती केवल जम्मू कश्मीर में होती है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां सांस लेना भी दूभर है, वहां चट्टानों, नहरों, नालों की आड़ में दिन रात पाकिस्तानी घुसपैठ कराने की फिराक में रहते हैं। सेना की मुख्य जो जिम्मेदारी है वो है युद्ध लड़ना, लेकिन बदलते समय के साथ चुनौतियां बदलती हैं और इसीलिए हमारे योद्धाओं को अब आतंक के खिलाफ युद्ध भी लड़ना पड़ रहा है। कोर बैटल स्कूल दिमागी तौर पर वही गियर बदलने का सैनिकों में काम करता है। 90s के शुरुआत के शतक में ही आरआर बटालियंस की रेजिंग हुई थी, तो इसीलिए क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट था और वो आसाम राइफल्स के कॉन्सेप्ट पे रेज हुए थे, तो क्योंकि जो ट्रुप्स आ रहे थे उनके लिए आरआर यूनिट्स का एक नया एक्सपीरियंस होना था, तो इसलिए ये स्कूल को फिर मतलब इसकी स्थापना की गई थी। सीबीएस का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसे इलाके के लिए सैनिकों को तैयार करना जो आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए घाटी में तैनात किए जाते हैं। क्रू स्थित इस सीबीएस की स्थापना 1997 में की गई थी। चूंकि एंटी टेरर ऑपरेशंस में कामयाबी के बावजूद हम बड़ी संख्या में अपने सैनिक गंवा रहे थे। सैनिकों को ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जो उन्हें जम्मू कश्मीर के इलाके से परिचित कराए। आम नागरिकों को नुकसान से बचाते हुए घरों में छिपकर बैठे आतंकियों को मार गिराने का तरीका सिखाए। सीमा पार से घुसपैठ रोकने की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल रही। ओके, गुड, वेल डन। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आप अपनी पोजीशन बना के रखो।
लक्ष्य ये कि पहाड़ की चोटियां हो, समतल जमीन हो, इलाके के चप्पे चप्पे पर डोमिनेशन में ये सक्षम हो। यहाँ पर 15 कोर बैटल स्कूल में जितने भी इंस्टॉलेशन है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कश्मीर को ध्यान में रखते हुए है। आप जैसा कि जानते हैं कि कश्मीर में पहाड़ी इलाके हैं, मैदानी इलाके भी हैं, जंगली इलाके भी हैं, और कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और आतंकवादी यहाँ पर जिस तरह के चैलेंज हमारे सामने देते हैं, उसको निपटने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जब भी सीबीएस में कोई नया जवान आता है, सबसे पहले उसकी फिजिकल फिटनेस की कार्रवाई करते हैं हम। पीच इलाके में ऑक्सीजन की ज़्यादा महारत है, ज़्यादा ऑक्सीजन है, इस वजह से क्या है, यहाँ पे फील्ड इलाके में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसको रिदम के साथ धीरे धीरे उसको यहाँ के फिजिकल में मेंटेन लाया जाता है। मेंटेन लाने के बाद हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर लाने के बाद उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उसको रोप क्लाइंबिंग के बारे में बताया जाता है और जो भी इक्विपमेंट हमारे पास ऑर्डिनेंस पैटर्न से बनाया आता है उसके बारे में उसको सिखाया जाता है। आइए इस कोर बैटल स्कूल के सबसे दिलचस्प पहलू से आपका परिचय कराएं। आतंक के खिलाफ युद्ध का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, वहां किसी भी तरीके की परिस्थितियां आपको मिल सकती हैं, इसीलिए हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो वहाँ पर छोटे छोटे आपको दुकान दिखाई देंगे, उनके सामने एक सामान्य तरीके से जिस तरह की परिस्थिति हो सकती है आतंकियों के होने की स्थिति में, एक दीवार के पीछे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और वही हम आपको समूचे इलाके में दिखा रहे हैं कि कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जब आपकी उंगली ट्रिगर पर हो, हर तरह की परिस्थिति के लिए आप तैयार रहते हैं आतंकियों को और आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। दिखने में ये एक आम कश्मीरी गांव है, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। ये गांव एक खास कारण से बसाया गया है। एक नॉर्मल गांव कश्मीर का कैसा होता है वो है, बिल्कुल वो दिखाने के लिए। जैसा कि हमने देखा है ओवर अ पीरियड टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज कि लोग यहाँ पर जो हमारे 15 कोर जोन में ट्रूप्स आते हैं, वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहली बार कश्मीर वैली में आते हैं, और जो लोग दोबारा भी आ रहे हैं वो एक गैप के बाद आते हैं। तो यहाँ के जो गांव मोहल्ला लेआउट किस प्रकार से होता है, लेंस बाय लेंस किस प्रकार से होती है, उनको किस प्रकार से हमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के हिसाब से देखना है, वो समझाने के लिए यहाँ पे हर एक ट्रूप को इस गांव के थ्रू गुजारा जाता है, जो कि तकरीबन आपने देखा है, तकरीबन इसका नाम है। एक एक चीज का बेहद बारीकी से ख्याल रखा गया है, एक एक बात पर खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि जिन ऑपरेशंस के लिए ये फौजी जाते हैं उसमें चूक की गुंजाइश नहीं होती है। यूं तो राष्ट्रीय राइफल्स की खासियत है तैनाती वाले इलाके के गांव-गांव के हर घर की पूरी जानकारी, लेकिन ये जानकारी यूं ही नहीं हो जाती। दरअसल आतंकवादी अगर छुप कर बैठ जाएं तो उन्हें ढूंढ निकालना मुश्किल होता है, तो हम समझे कि यहाँ पर भी ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 15 कोर जोन में जो भी हाइडआउट पकड़े गए हैं इन द पास्ट, सो वो सारे हाइडआउट्स यहाँ पर इस गांव में रिक्रिएट किए गए हैं, घरों के अंदर, लेन्स के अंदर। आप लोग अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे ऑपरेशंस होते हैं, उसमें जो चीजें आप सीखते हैं वो चीज लाकर यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं। क्या ये हमेशा एक चेंजिंग, एक इम्प्रूविंग विलेज? एब्सोल्युटली, इट इज अ डायनेमिक विलेज। तो जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए मोडस ऑपरेंडी टेररिस्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो सारे हम यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ट्रूप्स जब एक्चुअल ऑपरेशन एरिया में जाएं तो वहाँ पे दे आर सेंसिटिव, दे आर अवेयर। ऑब्वियसली वो कोई नए तरीके अपनाते रहेंगे, लेकिन जब ये सब चीज़ें देख लेंगे सो दे आर नाउ सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों के गांव अलग अलग दिखते हैं, घरों का निर्माण भी अलग होता है। इस गांव में कश्मीर के गांव के टिपिकल घर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के गांव में भी फर्क होता है। इस काउंटर इंसर्जेंसी विलेज में ये फर्क भी दर्शाया गया है। साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, इनके इलाके अलग होने के कारण गांवों का ढांचा अलग हो, तो ये सारी चीजें आप हाँ थोड़ा बहुत इवन जो यहाँ पे घर भी बनाए गए हैं, हम आपको एक दो घर दिखाएंगे। साउथ कश्मीर में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, तो किचन वगैरह घर के बाहर, जैसे कि घर से लगा हुआ लेकिन बाहर, जैसा कि यहाँ पर एक लंबरदार का मकान है जो कि आगे आपको दिखा देंगे। इसी तरह जो नॉर्थ कश्मीर में है, थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होने की वजह से किचन
बाथरूम सब अंदर ही होता है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही। चलिए हम आपको एक पूरा ऑपरेशन दिखाते हैं जहां प्रशिक्षण के लिए हूबहू वो माहौल तैयार किया गया है जो किसी मुठभेड़ में होता है। हमें हमारा कमानाधिकारी द्वारा यह आदेश तथा सूचना मिली हुई है कि विलेज तितवाल के सरपंच के घर पर 4 टेररिस्ट छुप के बैठे हुए हैं। इस टीम को केवल इतना बताया गया है कि इस गांव में कहीं आतंकी छिपे हुए हैं। वो कहां हैं, उन्हें कैसे पकड़ना है, मुठभेड़ में किस तरह की समस्याएं आएंगी, ये नहीं बताया गया। बेहद सावधानी और सतर्कता से बड़ी पैर में बंटकर सैनिक गांव में बढ़ते हैं। आम लोगों को सावधानी से बचाते हुए, तलाशी लेकर आगे बढ़ते हुए उन्हें जिस घर का अंदेशा था वहीं से गोलियां चलने लगी। उनकी ट्रेनिंग ने उन्हें सही जगह पहुंचा दिया। लेकिन घर को घेरते ही उन पर पत्थरबाजी होने लगी, जैसा कि हर ऑपरेशन में देखने को मिलता है। स्थानीय लोगों को वहां से दूर रखते हुए सैनिक अब इस कोशिश में जुट जाते हैं कि आतंकी जिस घर में छिपे हैं वहां से घर वालों को बाहर निकाला जाए। सरपंच साहब के घर को चारों तरफ से फौज ने कॉर्डन कर लिया है। यद मकानस अंदर यम तशहर जाए मुनियत पे जनान चितिम नेरन चलता जल्द नगर। अमूमन ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि भारतीय सेना मानवाधिकार नहीं देखती, केवल मारना जानती है। लेकिन ट्रेनिंग का ये हिस्सा देखिए जहां आतंकी को मारने से पहले उसे बचने का एक चांस दिया जाता है। सैनिकों को आतंकवादियों को सरेंडर कराने की कोशिश सिखाई जाती है। इसके अंदर जो भी मुजाहिद है, अगर वो सरेंडर करना चाहता है तो वो सरेंडर करे। लेकिन सतर्कता पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज की इजाजत नहीं है। बाहर आते लोगों की चेकिंग के जरिए ये देखा जाता है कि कहीं कोई आतंकी फरार होने की कोशिश तो नहीं कर रहा। आतंकी का खात्मा ट्रेनिंग का अंतिम विकल्प है। जरा सोचिए, भारतीय सेना के जिन जवानों को योद्धा बनाते हुए भी ऐसे संस्कार दिए जाते हो, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे नहीं होंगे। लेकिन मानवीयता केवल मानवों के लिए, जो दानव हैं, जो आतंक का रास्ता छोड़ना ही नहीं चाहते। सेना के इन शूरवीरों से सामना होते ही वो दुनिया छोड़ देते हैं। ये जो अपने टीवी स्क्रीन पे आप एक मैनहोल देख रहे हैं, ये हर घर के बाहर इस तरह का एक मैनहोल होता है। लेकिन ये मैनहोल खाली नहीं है और न ही इसके भीतर कोई नाला है। देखिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर छुपी हूँ, उस तरीके से यहाँ आतंकवादी अपना हाइड आउट बनाते हैं। यहाँ पर छुपकर और जो सैनिक यहाँ से आ रहे होते हैं उन पर निशाना साध सकते हैं। इसीलिए जब इस रास्ते से चलकर जाना होता है तो चाहे जमीन हो, चाहे ऐसे मैनहोल हो, चाहे घरों के भीतर अलमारियां हो, किचन में छज्जे हो, कमरों के छज्जे हो, हर जगह बहुत ध्यान देना होता है। न जाने कौन कहां से आपका दुश्मन आप पर निशाना साध रहा हो। घाटी में आज तक जितने भी किस्म के ऑपरेशन हुए हैं, उन्हें यहाँ इस गांव में हूबहू उतारा गया है। किचन की छत में छिपने की जगह है, अलमारी में छिपने की जगह है, चिमनी में छिपने की जगह है, मैनहोल में छिपने की जगह है। इस मैनहोल को भी हमको चेक करना है, इसको भी नहीं छोड़ना है। सो इसमें से फॉर एग्जांपल ये जो गैस पाइप आ रहा है, इस गैस पाइप को सूंघ के पता चलता है कि ये एक्चुअल का मैनहोल है या हाइड आउट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या स्मेल में डिफरेंस? ऑब्वियसली उसमें बदबू आएगा और उसमें फाउल स्मेल नहीं होगा अगर सिर्फ हाइड आउट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर सच में कोई है, इसके अंदर कोई है, आप देख सकते हैं। बदलते वक्त के साथ क्रू स्थित सीबीएस में नई नई तकनीकें भी जुड़ती गईं। यहाँ सैनिकों को मानवाधिकार के बारे में भी बताया जाता है, तो आईईडी से निपटने की पूरी प्रक्रिया पढ़ाई जाती है। भारतीय सेना के जवान कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, इसीलिए इनका ऑपरेशन आतंकियों के खात्मे पर ही खत्म नहीं होता।
पूरे इलाके की गहन जांच के बाद अगर कहीं कोई विस्फोटक बरामद होता है तो अपनी जान की बाजी लगाते हुए भी उसे निरस्त करके ही उस गांव को छोड़ते हैं। आरआर बटालियन को तैनाती के दौरान 5-6 टुकड़ियों में बांट दिया जाता है। हर टुकड़ी को जनसंख्या के हिसाब से 8 से 15 गांव का एक एरिया दिया जाता है। उस एरिया में सैनिक केवल एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं करते हैं, इन गांवों को वो लगभग गोद ले लेते हैं। किसी को घर में शादी के लिए मदद चाहिए हो, किसी बीमार को दवाइयों की दरकार हो, हर मुश्किल से उबारने के लिए वहां तैनात एरिया कमांडर बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। निर्धारित इलाके में एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग अपनी दबंगई दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि अपनी जिम्मेवारी के इलाके को चिन्हित करने के लिए होती है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि अगर बाहर का कोई व्यक्ति गांव में आता है, कोई संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो सेना को पता चल जाता है। एक और जिम्मेदारी जो सुनने में आम लगती है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। आतंकियों का टारगेट सिक्योरिटी फोर्स और उनके कैंप ही होते हैं, लेकिन आतंकी को दूर रखने के क्रम में आम नागरिक दूर न हो जाएं, ये चुनौती है। इसीलिए गैरिसन सिक्योरिटी में संतरी की भूमिका अहम है। जैसे ही जो कश्मीर वैली के अंदर नया जवान पोस्टिंग आता है तो यहाँ पर उस जवान को वैली की लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम पहले वीक के अंदर हम जवान को गैरिसन सिक्योरिटी के बारे में और आर्मी कैंप की सुरक्षा के बारे में बताते हैं। इस ट्रेनिंग को हम 3 पार्ट्स में पूरा करते हैं। पहले जवान की हम क्लास चलाते हैं, उसके बाद एक डेमो के माध्यम से किस प्रकार के हमारे कैंप की सिक्योरिटी की जाती है वो कार्रवाई हम यहाँ दिखाते हैं। 1990 के दशक में जब आतंक ने अपने पांव पसारने शुरू किए, तब ये महसूस किया गया कि हमारे बलों के पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी जो कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक थी, एक निर्णायक लड़ाई में आवश्यक थी। और इसीलिए उस समय ये फैसला लिया गया कि ऐसे विरोधियों को ऐसी परिस्थितियों में अगर मात देनी है तो कुछ अलग प्रशिक्षण चाहिए, कुछ अलग प्रतिभा चाहिए, एक अलग टुकड़ी चाहिए। और तभी राष्ट्रीय राइफल्स का गठन हुआ। कोर बैटल स्कूल में हर महीने करीब 3,500 सैनिक आतंक के खिलाफ लड़ाई का प्रशिक्षण लेते हैं। घाटी में तैनात कोई ऐसा सैनिक नहीं जिसने यहाँ से प्रशिक्षण न लिया। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात होने के लिए जो टुकड़ियां आती हैं, उनका प्रशिक्षण 2 हफ्तों के लिए होता है। और राष्ट्रीय राइफल्स की जो टुकड़ियां आती हैं, उनकी ट्रेनिंग 4 हफ्तों तक चलती है। एक गोली जो फासला है जिंदगी और मौत का, एक गोली जो फासला है जीत और हार का, एक गोली जो तय करती है बाजी बाकी है या खत्म। इस गोली की भाषा सीखनी होती है, इस ट्रिगर का मिजाज समझना होता है, इस बंदूक को अपने हाथों का विस्तार बनाना होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा समतल जमीन पर मुकाबला हो, हर बार बराबरी का मुकाबला हो। कई दफा ऐसा होता है कि जो आपका निशाना है, जो लक्ष्य है, वो ऊंची पहाड़ी पर बैठा है या किसी ऊंची बिल्डिंग पर, और नीचे से ऊपर की ओर निशाना साधना बच्चों का खेल नहीं होता है। इसके लिए कठिन ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चुनौतियां इसमें सामने आती हैं, जिसकी वजह से बार बार इसे करके इतना परफेक्ट कर लिया जाता है कि चाहे ये हमारे जो योद्धा हैं वो ऊंचाई से नीचे की जगह पर फायर कर रहे हो या नीचे से ऊपर की ओर फायर कर रहे हो, ये हमेशा सटीक रहते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहां इन सैनिकों को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 तरीकों से फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। भागते दुश्मन पर फायरिंग, खुद भागते दौड़ते हुए फायरिंग, ऊंचाई से नीचे की ओर फायरिंग, नीचे से ऊपर की ओर फायरिंग, कवर फायरिंग,
गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते फायरिंग, बड़ी पैर में फायरिंग, चलती गाड़ी से फायरिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आम लोगों को बचाते हुए फायरिंग, अलग अलग हथियारों से फायरिंग। पीस टाइम में या वहाँ पर हम लोग पारंपरिक युद्ध के लिए हम उनको तैयारी दे रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फायरिंग इज़ डिफरेंट, क्योंकि दुश्मन आपका वन साइडेड है, सामने से दुश्मन आपके पास आ रहा है और यू आर एंगेजिंग द एनिमी एट अ रेंजेस ऑफ मे बी 200-300 मीटर्स। बट यहाँ पर हमारे जो मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट हैं, उनके साथ हमारे जो एंगेजमेंट रेंजेस है वेरी शॉर्ट, क्लोज क्वार्टर बैटल जिसे हम कहते हैं, मे बी 30 मीटर्स, मे बी इवन 10 मीटर्स एट सम प्लेसेस। देयरफॉर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस we have to also inculcate certain new practices, for example intuitive firing, reflex firing, fire and move, and especially while firing in a buddy pair, and then firing with one foot on the ground, जैसे हम लोग बैटल क्राफ्ट फील्ड क्राफ्ट तरीके से फायर करना दुश्मन के ऊपर, बिल्ट अप एरिया के अंदर घुस रहे हैं तो किस प्रकार से फायर करना है, अगर हमारे ट्रुप्स एलसी पर डिप्लॉयड हैं और कोई काउंटर इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है तो फायर कंट्रोल की तरीके से किस टाइम पर उन्होंने टेररिस्ट को एंगेज करना है। करगिल युद्ध में जिन चुनौतियों का सामना हमने किया, उसके बाद सैन्याभ्यास में बहुत परिवर्तन आया है। करगिल युद्ध में पाकिस्तानी ठंड के मौसम में बर्फ की आड़ लेकर घुस आए थे और ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर चुपके से कब्जा कर लिया था। उन चोटियों से पाकिस्तानियों को खदेड़ने में कई कठिनाइयां आई थी, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर बैठे दुश्मन पर नीचे से गोलियां चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब हम नीचे से ऊपर को फायर कर रहे हैं तो हमको एम ऊपर लेना चाहिए ताकि टारगेट पे गोली लगे, क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री है गोली की वो इस हिसाब से होती है कि जब हम नीचे से ऊपर को फायर कर रहे हैं तो गोली थोड़ा ट्रेजेक्ट्री लेते हुए नीचे आती है। गोली अगर नीचे से ऊपर की ओर चलाई जाए या ऊपर से नीचे की ओर चलाई जाए तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो एक सीधे लाइन में सफर नहीं करती, बल्कि जिस दिशा में उसे दागा जा रहा है उसके अनुसार और हवा के आवेग के हिसाब से अपना रास्ता बदलती है। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप फायर करते हैं तो क्या ये आसान होता है या टेक्निक बदलनी पड़ती है? नहीं, आसान तो होता ही है, बट टेक्निक इसलिए बदलनी पड़ती है कि जब हम ऊपर से नीचे को फायर करते हैं तो गोली का जो ट्रेजेक्ट्री एंगल होता है वो बदल जाता है, तब हमें एम आपको शिफ्ट करना पड़ता है। अगर हम नीचे से ऊपर फायर कर रहे हैं तो हमारी फायरिंग पोजीशन भी अलग होती है, और जब हम ऊपर से नीचे को फायर कर रहे हैं तब हमारी फायरिंग पोजीशन दूसरी होती है। इसकी आवश्यकता केवल युद्ध की स्थिति में नहीं होती, बल्कि अगर आतंकवादी किसी बिल्डिंग में घुसकर ऊपर की मंजिलों से नीचे की ओर फायर करे, तब भी जवाबी फायरिंग में ऐसी ही ट्रेनिंग काम आती है। इसी तरह से सेना के चलते हुए काफिले पर हमला हो तो चलती गाड़ी से भागते दुश्मन पर निशाना लगाना कोई सरल काम नहीं होता। अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी किसी टुकड़ी को आतंकी होने की खबर आती है तो ऑपरेशन उसी समय लॉन्च करना होता है। उसमें लोकेशन पर पहुंचकर, जगह ढूंढकर, निशाना साधकर कार्रवाई शुरू करने का समय नहीं होता। इसीलिए इन वीरों को निशानेबाजी की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ये भागते, दौड़ते, सामने की गोलियों से बचते हुए भी सटीक निशाना लगा सके। जो जवान पीस एरिया से CICT इलाके में आता है उसे अनेक प्रकार के ऑपरेशनल टास्क करने पड़ते हैं, जैसे कि ROP प्रोटेक्शन, कानवाई प्रोटेक्शन, QAT। उसी में होता है कानवाई प्रोटेक्शन। ड्यूरिंग जब हमारी कानवाई एक जगह से दूसरी जगह पर मार्च करती है तो चलते चलते गाड़ी के ऊपर अगर टेररिस्ट का अटैक हो जाता है या किसी भी प्रकार का खतरा होता है तो कैसे मूवमेंट के दौरान हम गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उस टारगेट को फेस करते हैं और उस फायर को न्यूट्रलाइज करते हैं। जितने भी हम फायरिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं इनमें छोटी छोटी चीज़ों को हम डालते हैं ताकि एक इंडिविजुअल किसी भी परिस्थिति में कहीं भी, चाहे वो टेररिस्ट के सामने फायर कर रहा हो या दुश्मनों के सामने उसका आमने सामने का फायर हो, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए वो लोग तैयार हैं एकदम।
राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा होता है इनकी बंदूक। बाकी सेना इंसास राइफल्स का प्रयोग करती है, लेकिन आरआर में AK-47 का इस्तेमाल होता है। लिहाजा हथियार को हाथों का ही एक्सटेंशन बनाने के मकसद से नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाती है। इंसास राइफल के बनस्पत AK-47 राइफल में ऑल वेदर में किसी भी स्थिति में रोक नहीं आता है, चाहे पानी में डाल दो, चाहे कहीं भी कचरा लग जाए, लेकिन इसको जैसे ही उठाया जाएगा तुरंत फायर के लिए रेडी रहती है और किसी भी स्थिति में फायर करने के लिए टेररिस्ट को मार गिराने का एक अच्छा मुद्दा हासिल होता है। तो यहाँ जो हमारा मेन मुद्दा है वो है शूट टू किल। मतलब हमें अगर 2 सेकंड के लिए भी टेररिस्ट नज़र आता है तो अगर हमारा उस पर गोली लगता है तो उसको ऐसी गोली लगनी चाहिए कि वो मर जाए। तो AK-47 इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका कैलिबर है वो 7.62 कैलिबर है, और जो हमारे पास इंसास राइफल है वो 5.56 उसका कैलिबर है, तो उससे जो मारक क्षमता है वो थोड़ी कम है। पर इस निशानेबाजी से पहले राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को उस इलाके के लिए तैयार किया जाता है जहां उनकी तैनाती होनी है, यानी पहाड़ों और जंगलों का चुनौतियों भरा क्षेत्र। 17 अवरोध, समय सीमा 12 मिनट और 12 मिनट अधिकतम वक्त दिया जाता है किसी एक टीम को। यहां पर जो चीज निर्णायक होती है वो ये नहीं कि एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, देखना यह है कि पूरी टीम सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। इसीलिए भले ही उम्र का बहुत ज्यादा फर्क हो, एक टीम के भीतर 22 से लेकर 45 साल तक के योद्धा हमारे हों, लेकिन उन सबको एक टीम की तरह यहां पर सफल होना है। यही इसके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये तो इंसानों द्वारा निर्मित एक बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स है, यानी जितने भी अवरोध यहाँ हैं वो प्राकृतिक नहीं बल्कि बनाए गए हैं। पर कुछ इसी तरह दौड़ते हुए पहाड़ चढ़ना है, ऊंचाई से गिरना है, पेड़ों की लताओं से या फिर चट्टानों पर रस्सी से झूलना है, किसी पतली सी सुरंग से निकलना है, गहरी खाई के ऊपर से इतनी ही पतली पगडंडी से गुजरना है। यानी प्राकृतिक वातावरण में जिस तरह की बाधाओं से सामना होता है, उन सभी बाधाओं को यहाँ इस बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स में बनाया गया है। यहाँ जरा सी चूक और मौत निश्चित, लेकिन संभल संभल कर चलने का तो समय ही नहीं है। इसीलिए 17 बाधाओं को पार करने के लिए अधिकतम 12 मिनट का समय दिया जाता है। हर एक बाधा का एक पर्टिकुलर एक हमने उसका साइंटिफिक वैल्यू लिया है कि बॉडी के किस पार्ट के किस मसल को वो टारगेट करती है। तो जो टोटल 17 में से जो 9 ऑब्स्टिकल हैं वो अपर टॉर्सो को टारगेट करते हैं और बैलेंस जो है कि वो लोअर बॉडी के लिए है। और ये पूरा का पूरा इवेंट जो आपने करना होता है ये टाइम के साथ रहते करना होता है, और एक टीम कॉम्बैट एक्शन टीम पूरी की पूरी टीम एक सेक्शन लेवल पे इसको करती है। जरूरी ये भी है कि पूरी की पूरी टुकड़ी समय के तालमेल में सक्षम हो, क्योंकि अगर एक भी धीमा होता है तो पूरी टीम की रफ्तार कम हो जाती है। एक रिक्वायरमेंट है कि जब आप CI ऑप्स में काम करते हैं तो एज ए टीम आप काम करें, और उस टीम का जो फिजिकल स्टैंडर्ड हो वो एक जैसा हो। तो इसी रिक्वायरमेंट के बेस पे, इसी पे आधारित हमने ये एक बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें टोटल ये 17 बाधाएं हैं जो एक सैनिक को एज ए टीम क्रॉस करनी होती हैं। यहाँ प्रशिक्षण का पूरा जोर माइंड, मोराल और मसल पर है, यानी दिमागी शक्ति, मजबूत हौसला और ताकतवर शरीर। क्योंकि जब असली परिस्थितियों में इनकी तैनाती होती है तो सबसे ज्यादा काम यही आते हैं। इनकी ट्रेनिंग दिन में खत्म नहीं होती। अमूमन आतंकी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू तब शुरू होता है जब दिन खत्म होता है।
अगर हमारे कैमरे की लाइट ना हो तो यहाँ पर इतना अंधेरा रहता है कि हाथ को हाथ नहीं सूझता, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कठिन पहाड़ियों में जहाँ जंगल है वहाँ बहुत आसानी से किसी भी इलाके तक पहुंच जाते हैं ये योद्धा। और उसके बाद एक आम जो एम्बुश लगाया जाता है उसमें 8 से 10 घंटे के दायरे में बिना अपनी जगह से हिले, बिना एक दूसरे से बात किए, बिना आवाज किए, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी आवाज भी इस पहाड़ी में गूंजने लगती है, इसी तरीके से तैनात रहते हैं हमारे योद्धा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एनकाउंटर के लिए यह तैनाती होती है, कई दफ़ा आप आतंकियों का इंतज़ार करते हैं कि कहीं वो इन्फिल्ट्रेट ना कर जाएं एलओसी पर, कई दफ़ा आप ये देखना चाहते हैं कि कहीं आतंकी आकर कहीं आईईडी ना लगा दें, या फिर किसी गांव में अगर आपकी तैनाती रहती है तो आप वहां पर ये देखते हैं कि किसी तरह की कोई मिलिटेंट गतिविधि तो नहीं हो रही है। यानी हर एक तैनाती इस चीज़ के लिए होती है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन पूरी रात आंखों में काटते हैं और बिल्कुल सजग रहते हैं, ऐसी होती है इनकी ट्रेनिंग। यहां जवानों को यह खबर दी गई है कि कुछ आतंकी पहाड़ के रास्ते घुसपैठ करने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर जवानों की ये टुकड़ी चंद मिनटों में पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात हो गई। सन्नाटे में आवाजों को सुनकर और अपने नाइट विजन का सहारा लेकर इस टीम ने आतंकियों को ढूंढ निकाला। दरअसल आज भारतीय सेना के पास वो हथियार हैं जो गुप्त अंधेरे में आंखों का सहारा बनते हैं। ऐसी बंदूकें हैं जो लंबी दूरी से सटीक निशाना लगा सकती हैं, और वो हौसला जो लंबे कठिन ऑपरेशन में चाहिए वो तो हमारे सैनिकों के पास हमेशा से रहा है। आतंकियों को ढूंढने के बाद बेहद खामोशी से इस टीम ने उनके थोड़ा पास आने का इंतजार किया और सही दूरी पर आते ही ढेर कर दिया। ये केवल एक टास्क था। ये आतंकी नकली थे, गोलियां भी नकली थी, लेकिन हिम्मत असली थी। जवान अपनी तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ चुके थे। वीरता और दृढ़ता के आदर्श को चरितार्थ करते हैं ये जवान। अपनी स्थापना के छोटे से इतिहास में शौर्य का परचम इन्होंने लहराया है। शांति काल में जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं बहादुरी के, उन सब को अपने नाम किया है। राष्ट्रीय राइफल्स को आतंक के अंत के लिए बनाया गया था। न केवल इनका प्रशिक्षण बल्कि इनकी वेशभूषा भी बाकियों से इसीलिए अलग है। जहां सेना के बाकी रेजिमेंट्स छोटे छोटे बाल और यूनिफॉर्म पर पूरा जोर देते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स में इसकी छूट है। ये दाढ़ी नहीं दिखती है बाकी यूनिट्स में, राष्ट्रीय राइफल्स में क्या है? ये एक अलग चीज़ है जो कि यहाँ रिक्वायर्ड है, नॉर्मल जगह पे अलाउड नहीं है, पर यहाँ ये हमारे काम करने में मदद करती है। अगर कभी कोवर्ट में गए, कहीं छुप के जाना है, मिलिटेंट के पीछे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे एक नॉर्मल फौजी ड्रेस में नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों से मिलना जुलना, उनमें घुल मिल कर रहना इनकी ड्यूटी का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए दाढ़ी, मूंछ और कई दफा लिबास भी स्थानीय हो जाता है। लेकिन ये केवल ऊपरी वेशभूषा है जो भारतीय सेना से कभी कभी अलग होती है, बाकी सब कुछ वही है। राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ियां स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य केयर कैंप लगाती हैं, दवाइयों की आपूर्ति में ये मदद करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दिलाते हैं, खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, करियर गाइडेंस सेमिनार लगाते हैं। कुल मिलाकर हर वो प्रयास करते हैं ताकि युवा आतंक के रास्ते पर न चलें। राष्ट्रीय राइफल्स की कोशिशें एक बड़ा कारण है कि स्थानीय नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भारतीय सेना ज्वाइन की है। पूरे जम्मू और कश्मीर में फौज एक ऑपरेशन सद्भावना चला रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण अलग अलग नागरिकों, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उनको दी जाती है, जिससे वो अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें। लोकल्स का काफ़ी हद तक दिल जीत लिया गया है और वो काफ़ी हद तक अभी सपोर्ट करके मेन स्ट्रीम में भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं।
आप कहाँ से आए हो? ओके, आइए आपको भी दीजिए। अपने गठन के शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय राइफल्स ने खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। एक बार पंजाब में शांति होने के बाद उनका डिप्लॉयमेंट अब केवल जम्मू कश्मीर के इलाके में होता है। ये युद्ध नहीं लड़ते, आतंक का नाश करते हैं। इसीलिए बाकी रेजिमेंट्स की तरह इनका कोई युद्ध घोष नहीं होता, केवल आदर्श वाक्य है जिस पर वो हमेशा खरे उतरते हैं, दृढ़ता और वीरता। ये ट्रेनिंग तो फिर भी खत्म हो जाएगी चंद हफ्तों में, लेकिन जो इनकी वीरता है वो निरंतर है। इसके साथ ही इनका संघर्ष निरंतर है, क्योंकि अगर घाटी में इन कामों के लिए, इन जटिल कार्यों के लिए इन्हें तैयार किया जाता है तो जो असलियत होती है वो कुछ और ज्यादा जटिल होती है। वंदे मातरम में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार, योगेंद्र सिंह, साथ ही अभिमन्यु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।